दीपा और प्रिया दोनों बस स्टॉप पर खड़े होकर वेट कर रही थीं कि कैसे भी घर जाने के लिए उन्हें कोई बस मिल जाए। घनघोर बारिश हो रही थी और बारिश इतनी तेज हो रही थी कि शाम के 7 साढ़े 7 बजे का समय ऐसा लग रहा था जैसे रात के 2 बजे का समय हो। ऑलमोस्ट अंधेरा छा चुका था और बस स्टॉप पर जो स्ट्रीट लाइट की रोशनी थी वो बहुत दूर से थोड़ी-थोड़ी आ रही थी। तभी अचानक 30 से 35 साल की एक औरत एक छोटे बच्चे को गोद में लिए बस स्टॉप की तरफ बढ़ती दीपा और प्रिया को दिखाई दी। उसने अजीब सा काले रंग का लिबास पहना हुआ था और उसके बस स्टॉप पे एंटर होते ही जो स्ट्रीट लाइट्स थी वो टिमटिमाने लगी। नमस्कार दोस्तों, मैं मानवी आप सभी का स्वागत करती हूँ पैरानॉर्मल पिरामिड में। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जो मैंने लास्ट स्टोरी रिकॉर्ड करके डाली थी वो एक्चुअली मेरी लास्ट स्टोरी थी और उसे रिकॉर्ड करने के बाद मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो जैसे कि मैं आपके लिए नई स्टोरी जल्दी लाना चाहती थी, फिर से लेट हो गई। आपको भी लगता होगा हर बार एक्सक्यूज़ देती है, पर ऐसा नहीं है, कभी-कभी लेट हो जाता है। एनीवेज आशा करती हूँ आपको कहानियाँ पसंद आ रही होंगी और यार व्यूज़ इतने सारे होते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग, बड़ा ही मन खट्टा होता है इसे देखकर। तो आज की कहानी जैसे कि मैंने आपको बताया दीपा और प्रिया की है। बात अर्ली 90s की है। उस वक्त मोबाइल का ज़माना नहीं हुआ करता था और पेशर भी हर किसी के पास नहीं हुआ करते थे। दीपा और प्रिया इटारसी के पास एक गांव में रहने वाली लड़कियां थीं जो इटारसी सिलाई सीखने के लिए आया करती थीं। उनका गांव इटारसी से करीब पौने 1 घंटे की दूरी पे था और आज कुछ ऐसा हुआ था कि वो अपनी एक सहेली के यहाँ चली गईं और उन्हें आने में थोड़ा सा समय लग गया और जिस वक्त वो बस स्टॉप पर पहुंची तो उनके गांव जाने वाली बस वहां से जा चुकी थी और उसके बाद वहां इतनी तेज बारिश शुरू हो गई, इतनी तेज बारिश हो गई कि उन्हें आगे जाने के लिए कोई भी कन्वेंस नहीं मिल रहा था, कोई ऑटो रिक्शा कुछ भी नहीं मिल रहा था, बारिश इतनी तेज हो रही थी। तो वो बस स्टॉप पर ही वेट करना शुरू कर देती हैं कि कहीं से कोई भी कन्वेंस मिले तो एटलीस्ट वो मेन बस स्टॉप तक पहुंच पाएं जहां से उनको घर जाने के लिए सुविधा मिल सके। बारिश इतनी तेज थी कि सामने का कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। रोड पे चलता हुआ कोई उन्हें ट्रैफिक नहीं दिख रहा था, साइकिल तक नहीं दिख रही थी। समय बढ़ता जा रहा था। 7:30 से 8 बज गए, 8 से ऊपर का समय होने लगा और जैसे जैसे समय बढ़ रहा था ये लड़कियां बहुत परेशान हो रही थी क्योंकि उनके घर वालों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि आज वो कहाँ पर रह गई हैं। और आप समझ सकते हैं कि 16, 17, 18 साल के जो बच्चे होते हैं अगर इस तरीके से वो कहीं रह जाएं और उनकी कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो घर वालों को कितनी टेंशन हो जाती है। और जब बच्चा सही हो तो उसको खुद भी बहुत टेंशन होती है कि मैं घर पे क्या जवाब दूंगा या दूंगी। वही टेंशन उस वक्त दीपा और प्रिया फील कर रहे थे। दोनों बस यही मना रहे थे कि किसी भी तरीके से बारिश रुक जाए या बारिश थोड़ी सी धीरे हो जाए तो वो अगर कोई कन्वेंस नहीं मिलता तो पैदल चल के ही मेन बस स्टॉप तक जा सके, वहां से कम उन्हें कोई कनेक्टिंग बस तो मिल जाएगी। पर बारिश थमने का तो छोड़िए, धीरे भी होने का नाम नहीं ले रही थी और ये बच्चियां परेशानी में एक दूसरे से बस बात किए जा रही थी, क्या होगा, घर पर क्या बोलेंगे, आज तो बहुत घर पे प्रॉब्लम हो जाएगी, घर पहुंचेंगे तो शायद पिटाई भी हो। यही सब ये लोग डिस्कस कर रहे थे। तभी उन दोनों को बस स्टॉप के थोड़ी दूर पे बस स्टॉप की तरफ आती हुई एक महिला दिखाई पड़ी। उसकी गोद में एक बच्चा था। बारिश इतनी तेज थी कि वो उसे ठीक से देख नहीं पा रहे थे पर वो महिला बस स्टॉप की तरफ चलती चली आ रही थी। धीरे धीरे करके वो औरत बस स्टॉप के अंदर आती है और जैसे ही वो बस स्टॉप में एंटर होती है स्ट्रीट लाइट्स एकदम टिमटिमाना शुरू कर देती हैं। उसके बस स्टॉप के अंदर आते ही जैसे एक भारीपन सा दीपा और प्रिया को महसूस होने लगा था। पर वो औरत वापस पलटती है और वो रोड की तरफ देखने लगती है। उसकी गोद में जो बच्चा था वो ऐसे ही था, करीब 2-2.5 साल का बच्चा होगा, मतलब वैसे ही लग रहा था, छोटा सा बच्चा जिसे उसने गोद में उठाया हुआ था। पूरी तरीके से भीगे हुए वो माँ और बच्चा भी बस स्टॉप की छत के नीचे शरण लेते हैं। अब लाइट वापस से जलनी शुरू हो जाती हैं और हल्की हल्की जो रोशनी बस स्टॉप के अंदर आ रही थी उससे दीपा और प्रिया की नजर उस औरत की वेशभूषा पर पड़ती है। उसे देखकर ही ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो वो कोई बंजारन है। उम्र से वो करीब 30 से 35 साल की एक महिला लग रही थी जिसका राइट पोर्शन
दीपा और प्रिया को विजिबल था। चेहरे पर उसके काफी ट्रेडिशनल टैटूज बने हुए थे, कानों में पूरे नीचे से ऊपर तक बालियां जड़ी हुई थी, हाथों में उसके कोनी से ऊपर भी जो चूड़े होते हैं उसने वो पहने हुए थे, नीचे भी जो कलाइयों पे चूड़े होते हैं वो भी पूरे कोनी तक पहने हुए थे, पैरों में उसने मोटे मोटे कड़े पहने हुए थे और काले रंग का उसने घाघरा चोली पहना हुआ था, जिसके साथ उसने एक काले रंग का ही दुपट्टा ओढ़ा हुआ था सर से लेकर कमर तक। उसके हाथों और पैरों पर भी काफी ट्रेडिशनल टैटूज बुंदे हुए थे। इतनी बारिश में पूरी तरह भीगे होने के बावजूद भी जो बच्चा उसने अपनी गोदी में लिया हुआ था वो बिल्कुल नहीं रो रहा था, ना ही वो कुछ डिमांड कर रहा था, ना ही वो अपनी माँ से कुछ मांग रहा था। और ये माँ और बच्चा दोनों सड़क की तरफ टकटकी लगा के देख रहे थे, जैसे दीपा और प्रिया की तरह वो भी इंतजार कर रहे हो कि कोई ना कोई कन्वेंस उन्हें मिल जाए और वो यहाँ से निकल पाए। उस औरत को देखने से ऐसा लग रहा था वो या तो राजस्थान या गुजरात से किसी इलाके की है। जिस तरीके से वो बस स्टॉप में एंटर हुई और वहां खड़े होकर वेट कर रही थी, उसे देख के मानो ऐसा लग रहा हो कि दीपा और प्रिया वहां उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। ना उसने उन लोगों से कोई बात करने की कोशिश की और ना ही उन पर कोई नजर डाली। दीपा और प्रिया को यहाँ खड़े हुए आधे से पौना घंटा हो चुका था और अब ये औरत भी उनके साथ यहाँ खड़ी थी। रुकना तो छोड़िए, बारिश कम तक होने का नाम नहीं ले रही थी। ये दोनों सहेलियां आपस में अपनी परेशानी बांट रही थी, घर के बारे में बात कर रही थी, पर वो नोटिस करती हैं कि वो औरत टस से मस नहीं हो रही, टकटकी लगा के सामने देखी जा रही है और उसका बच्चा भी कोई रिएक्ट नहीं कर रहा, ना ही वो अपने बच्चे से कोई बात कर रही है, ना ही वो बच्चा कोई रिएक्शन दे रहा है। अपने परेशानी को भूलकर दीपा और प्रिया उस औरत के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। दीपा प्रिया से बोलती है, यार ये औरत तो किसी बंजारन समुदाय की लग रही है, पर ये अकेले क्यों हैं? ये तो बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं। तो प्रिया भी दीपा को बोलती है, हाँ यार मुझे भी बड़ा अजीब लग रहा है, इतनी देर से ये यहाँ खड़ी हुई है और एक शब्द भी नहीं बोल रही, ना ही हिल डुल रही है, और इसका बच्चा भी कितना शरीफ है, ना रो रहा है, ना कुछ मांग रहा है, कुछ डिमांड ही नहीं कर रहा। ये लड़कियां अपनी परेशानी भूल कर उस औरत के बारे में गॉसिप कर ही रही थी कि जो स्ट्रीट लाइट चल रही थी वो सारी स्ट्रीट लाइट्स बुझ जाती हैं और खूब अंधेरा छा जाता है। तूफानी रात में जब बिजली कड़क रही थी तो मानो इन लड़कियों के प्राण निकल रहे हों। अब ये दोनों लड़कियां बहुत बुरी तरह घबरा जाती हैं और दोनों आपस में फिर से बात करना शुरू कर देती हैं कि यार घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे, अगर वो हमें ढूंढने के लिए आए भी तो कहाँ ढूंढेंगे, उन्हें तो पता ही नहीं है कि हम सुधा के घर गए थे, काश हम सुधा के घर आज ना गए होते तो देरी नहीं होती, अब तक हम घर पहुंच गए होते। ये लोग ये बातें कर ही रही थी कि इन्हें दूर से एक छोटी सी लाइट बस स्टॉप की तरफ आती हुई दिखाई देती है। बारिश की आवाज के कारण सड़क पे होने वाली कोई भी आवाज इनको सुनाई नहीं दे रही थी। धीरे धीरे वो लाइट बस स्टॉप की तरफ आती है और एक ऑटो बस स्टॉप के सामने आके रुकता है। बारिश के कहर से बचने के लिए वो ऑटो भी बस स्टॉप का ही सहारा लेता है। उस ऑटो में से ऑटो ड्राइवर निकल के भागता हुआ बस स्टॉप के अंदर आता है और अपने कपड़े झाड़ाने लगता है। ऑटो को देखकर प्रिया और दीपा की जान में जान आती है। उन्हें लगता है कि चलो हमें कोई साधन तो मिल जाएगा जो एटलीस्ट हमें मेन बस स्टॉप तक तो पहुंचा देगा। अगर हमारे घर वाले वहां तक भी आएंगे तो हम उनको कम से कम मिल तो जाएंगे। अब दीपा इनिशिएटिव लेके ऑटो वाले से आगे से बात करना शुरू करती है कि भैया क्या कोई सवारियां नहीं चल रही मेन बस स्टॉप जाने के लिए? ऑटो वाला सरकास्टिकली हंसते हुए बोलता है, मैडम जी बारिश के कारण जो चौक है उसके साथ वाला रेल का जो पुल है वहां पे कमर से ऊपर तक पानी भर गया है, सवारियां तो छोड़िए कोई पैदल चलने वाला भी उसको पार नहीं कर पा रहा है। आज यहाँ पर आपको कोई सवारी नहीं मिलने वाली, क्योंकि अगर पानी सूखा भी या साफ भी किया गया तो कम से कम उसे कल तक का समय लगेगा, तो वहां से आने जाने के लिए रास्ता पूरा बंद हो चुका है। ये सुन के दीपा और प्रिया की हालत बहुत खराब हो जाती है। ऐसी बारिश में एक दूसरे शहर में 18-19 साल की दो लड़कियां जिनका कोई ठिकाना नहीं है, किसी को इस तरीके से जानती भी नहीं है कि जिसके घर में आसरा लिया जाए, टेलीफोन की कोई सुविधा नहीं है, मोबाइल नहीं है, बारिश में पूरी तरह फंस गई हैं। दोनों लड़कियां रुआसी हुई पड़ी थी। प्रिया फिर भी थोड़ी बहुत हिम्मत दिखा रही थी, पर दीपा से अब कंट्रोल नहीं हो रहा था और दीपा का रोना निकल जाता है। वो रोते हुए प्रिया से बोली, काश आज हम सुधा के घर नहीं गए होते, पता नहीं क्या होगा, हम घर पहुंचेंगे भी या नहीं। और बहुत बुरी तरीके से ये दोनों घबराई हुई थी। हालांकि प्रिया भी हिम्मत हार चुकी थी, पर वो फिर भी थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखा के दीपा को सांत्वना देती है। दीपा फिक्र मत कर, भगवान कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे, हिम्मत रख। ये दोनों लड़कियां परेशान हैं। ऑटो वाला भी कुछ ना कुछ हलचल कर रहा है, पर वो औरत बिल्कुल एज इट इज खड़ी हुई है।
टस से मस नहीं हुई और ना ही उसके बच्चे की कोई आवाज आ रही है, ना ही उसका बच्चा रो रहा है और वो बिल्कुल हिलडुल नहीं रही। तभी ये लोग देखते हैं कि ऑटो वाला निकल के वापस से अपने ऑटो की तरफ जाने लगता है। प्रिया को लगता है कि एक बार इससे रोक कर पूछ ही लेती हूँ कि शायद ये हमें मेन बस स्टॉप तक छोड़ दे, कम से कम हमें थोड़ा तो सहारा मिल ही जाएगा। प्रिया उस ऑटो वाले को रोकती है और उससे पूछती है, भैया जी आप कहाँ तक जा रहे हो, क्या हमें साथ ले चलोगे? यही शब्द है प्रिया के। ऑटो वाला प्रिया से पूछता है कि बहन जी आपको कहाँ तक जाना है? प्रिया बोलती है, भैया जी हमें जाना तो पनवा गांव है, अगर आप छोड़ सको तो। अगर आप वहां तक नहीं छोड़ सकते तो कम से कम मेन बस स्टॉप तक हमें छोड़ दो, हम बहुत परेशानी में हैं। ऑटो वाला प्रिया और दीपा दोनों को देखता है, 1-2 सेकंड सोचता है, कहता है पनवा गांव तो बहुत दूर है, पर कोई बात नहीं, मैं आपको ले चलूंगा, पर 700 रुपए लगेंगे। प्रिया और दीपा दोनों ही गरीब परिवार से हैं और 700 रुपीज 90s में एक बड़ी चीज होते थे। उनके लिए इतना इजीली पॉसिबल नहीं था 700 रुपए अफोर्ड करके अपने घर तक जाना, पर जो सिचुएशन थी उसमें उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। तभी दीपा के दिमाग में ख्याल आता है कि हम इस औरत से क्यों ना पूछ लें कि इसे कहाँ तक जाना है। अगर ये रास्ते में कहीं उतर जाती है तो हमारा ऑटो का रेंट शेयर हो जाएगा और हमें थोड़ा सा इकोनॉमिक हो जाएगा ऑटो में जाना। कोई और समय होता तो जितनी अजीब वो औरत दिख रही थी शायद उससे कोई बात नहीं करता, लेकिन समय हालात कुछ ऐसे थे कि उन लड़कियों को उस औरत से बात करनी ही पड़ी। दीपा उस औरत के पीछे जाके खड़ी होती है और उससे पूछती है, दीदी सुनो। औरत कोई जवाब नहीं देती। दीपा फिर से बोलती है, दीदी आपको भी कहीं जाना है? औरत बिना पीछे मुड़े सिर्फ एक ही शब्द बोलती है, पनवा गांव। ये सुन के दीपा और प्रिया के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। उनको लगता है अरे ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, अब रेंट 3 लोगों में डिवाइड हो जाएगा। दीपा उस औरत को बोलती है, दीदी ये ऑटो हमें पनवा गांव तक लेकर जा रहा है 700 रुपए में, अगर आप भी चलोगे तो हम 3 हिस्से में इस किराए को बांट लेंगे और हम सब घर पहुंच जाएंगे। जैसे बारिश हो रही है और कोई सवारी मिलेगी नहीं। वो औरत कोई जवाब नहीं देती। तब तक प्रिया भाग के जाकर ऑटो में बैठ जाती है। ऑटो वाला बोलता है, अरे मैडम चलना है तो जल्दी चलो, मुझे देर हो रही है। प्रिया ऑटो से दीपा को आवाज लगाती है, दीपा जल्दी चल, भैया जी को देर हो रही है। दीपा उस औरत से बिना कुछ बोले ऑटो की तरफ आती है। जैसे ही दीपा ऑटो में बैठती है तो वो देखते हैं कि वो औरत धीरे धीरे ऑटो की तरफ चल के आ रही है। तभी ऑटो वाला ऑटो स्टार्ट करता है तो दीपा और प्रिया ऑटो वाले से बोलते हैं, भैया जी जरा रुको, वो दीदी भी पनवा गांव तक जाएंगी, वो भी आ रही हैं हमारे साथ। वो औरत अपने बच्चे को लिए चुपचाप आके ऑटो में बैठ जाती है। बारिश के कारण ऑटो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और दीपा और प्रिया की खुशी का ठिकाना ही नहीं था कि चलो जैसे तैसे करके हम घर तो पहुंच जाएंगे। 10-15 मिनट हो चुके थे। परेशान तो वो थी ही कि देर से भी पहुंचेंगे तो भी आज घर पे बहुत अच्छी वाली परेड होने वाली है उनकी, लेकिन ये शांति थी कि चलो घर तो पहुंच जाएंगे। दोनों सहेलियां आपस में बातचीत कर रही होती हैं। तभी दीपा उस औरत से पूछती है, दीदी आप पनवा में कहाँ रहते हो? पर वो औरत दीपा को कोई जवाब नहीं देती। प्रिया उधर से दीपा का हाथ दबाती है और इशारे से बोलती है, रहने दे, मत बात कर उससे। दीपा प्रिया के कान में फुसफुसाते हुए बोलती है, एक तो हमने इसकी मदद की, ऊपर से ये हमें ही अकड़ दिखा रही है। दोनों थोड़ा सा सरकास्टिकली हंसते हैं। उसके बाद आपस में इशारा करते हैं कि चल जाने दे यार। आपस में ये लोग अपनी बातचीत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब बारिश का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। मतलब पहले तो बहुत ही तेज बारिश हो रही थी, पर अब बारिश की गति थोड़ा धीरे हो गई है। 20-25 मिनट इन लोगों को हो चुके हुए हैं बस स्टॉप से निकले हुए, पर जहाँ पौने 1 घंटे का समय लगता था, जाहिर सी बात है बारिश के कारण ऑटो इतना धीरे चल रहा है तो समय थोड़ा सा ज्यादा ही लगना था। टाइम पास करने के लिए प्रिया भजन गाना शुरू कर देती है। दीपा भी उसके सुर में सुर मिला के भजन गाना शुरू कर देती है। दोनों सहेलियां धीरे धीरे अपना भजन गुनगुनाते हुए आगे बढ़ रही हैं। ऑटो वाला अपना ऑटो चला रहा है। जैसे ही इन लड़कियों ने भजन गाना शुरू किया, हार्डली इनको आधे से 1 मिनट हुआ होगा कि उस बच्चे ने, जो इतनी बारिश में भी नहीं रोया, इतने बिजली के कड़कने पे भी नहीं रोया, इतनी सर्द तेज हवाओं के चलने पे भी नहीं रोया, रोना शुरू कर दिया। और ये सुनकर इन दोनों सहेलियों को बहुत अजीब सा लगा। खैर ये अपना भजन गुनगुना रही थी क्योंकि उस औरत से इन्हें कोई लेना देना नहीं था। उसका एटीट्यूड वैसे भी इनको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था और ये भजन गुनगुनाते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी वो बच्चा बहुत ऊंचे ऊंचे दहाड़े मार के रोना शुरू कर देता है और ये दोनों लड़कियां देखती हैं कि वो बच्चा रोए जा रहा है, बुरी तरह रोए जा रहा है, पर वो औरत उसे बिल्कुल चुप नहीं करा रही। वो टस से मस नहीं हो रही। ऐसा लग रहा है कि जैसे या तो वो बुत बनी हुई बैठी है या उसके हाथ में
कोई गुड्डा है और उससे उसे कुछ लेना देना नहीं है। ये लड़कियां 1-2 सेकंड के लिए शांत होती हैं, तभी वो बच्चा भी थोड़ी देर में शांत हो जाता है। उसके बाद ऑटो में पूरी तरीके से शांति हो जाती है। ऑटो चल रहा है अपना, ये दोनों भी चुपचाप बैठी हैं, वो औरत वो बच्चा भी चुपचाप बैठा है। ये वापस से अपना भजन गाना शुरू कर देती हैं और वो बच्चा फिर से दहाड़े मार मार के रोना शुरू कर देता है। और उसके बाद वो औरत पहली बार इनिशिएटिव लेके बहुत भारी आवाज में उन लड़कियों को गुस्से से घुर्राते हुए बोलती है, दोनों चुप हो जाओ। और जब उसने ये बोला तब भी उस औरत ने इन लड़कियों की तरफ नहीं देखा। कौन है ये अजीब सी औरत? उसका बच्चा भजन की आवाज सुनकर क्यों रो रहा है, ये जानने के लिए आप कहानी में अंत तक बने रहें। पर उससे पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक बटन प्रेस कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके एक छोटे से एफर्ट से बहुत मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज़ इतना तो आप कर ही सकते हैं। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम चलते हैं कहानी में आगे। जैसे ही वो औरत गुस्से में प्रिया और दीपा को बोलती है कि चुप हो जाओ, ये सुन के दीपा को बहुत गुस्सा आता है और दीपा उस औरत पे बरस पड़ती है। और दीपा उस औरत से बोलती है, दीदी ये आप हमसे किस तरीके से बात कर रही हो? क्या ये ऑटो आपका है जो आप हमसे इस तरह बात कर रही हो? एक तो हमने आपकी मदद की और आप हमसे ही बदतमीजी कर रही हो। उधर से प्रिया दीपा का हाथ दबा रही होती है कि रुक जा, मत कर ऐसा। पर दीपा प्रिया को बोलती है, 1 मिनट प्रिया, मैं बात कर रही हूँ ना, मुझे बात करने दे, बहुत हो गया। मतलब ये कोई तरीका नहीं होता। प्रिया जोर से दीपा का हाथ झंझोड़ती है और उसे उस औरत के पैरों की तरफ इशारा करती है। ऑटो में जो हल्की फुल्की सी लाइट आ रही थी, उसकी रोशनी में दीपा की नज़र उस औरत के पैरों पर पड़ती है और दीपा का यूरिन पास हो जाता है। उस औरत के पैर उल्टे थे, वही औरत जो दीपा से बिल्कुल सटी हुई बैठी थी। अभी जो दीपा उस औरत पर पूरी तरह बरस रही थी, वो कांपना शुरू कर देती है। प्रिया ने दीपा का हाथ जोर से पकड़ा हुआ है और दीपा बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह बैठी हुई है और बस कांपे जा रही है। इन सब चीज़ों में बच्चे ने कब रोना बंद कर दिया, किसी को पता ही नहीं चला। ऑटो ने भी अब स्पीड पकड़ ली थी, वो भी थोड़ा तेज़ हो गया था, बारिश रुक चुकी थी आगे जाकर। सड़क से थोड़ी बहुत रोशनी ऑटो के अंदर आ रही थी। ये दोनों बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई थी और ऑटो वाला अपना ऑटो चला रहा था। प्रिया मन ही मन राम नाम का जाप कर रही थी और दीपा बिल्कुल उस हालत में चली गई थी जैसे उसका सामना मौत से हो गया। तभी गांव का पहला चौक आता है। ऑटो वाला अपने आप ऑटो रोक देता है और वो औरत उस चौक पर उतरती है। बिना पीछे मुड़े वो अपने बच्चे को लेके आगे की तरफ चली जाती है। ना वो पैसे देती है, ना ऑटो वाला उससे पैसे मांगता है और वो आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। गांव की रोड थोड़ी सी खराब होती है तो ऑटो की स्पीड कम हो जाती है। वो धीरे धीरे आगे चल के कुएं तक पहुंचता है और वहां पे ऑटो रोक देता है और बोलता है, मैडम यहाँ से तो आपको पैदल ही जाना पड़ेगा, इससे आगे तो गाड़ी जाने की जगह ही नहीं है। गांव का रोड कच्चा था, बारिश होने के कारण वहां पे पूरा दलदल जैसा बन गया था, तो कोई ऑटो या बाइक वगैरह वहां से क्रॉस नहीं हो सकती थी। प्रिया दीपा को उतरने के लिए बोलती है। दीपा बिल्कुल शॉक में बैठी हुई है। प्रिया थोड़ा सा पुश करती है दीपा को। दोनों लड़कियां ऑटो से उतरती हैं। प्रिया ऑटो वाले को बोलती है, भैया आप 5 मिनट यहाँ पे रुको, मैं बस घर जाके आपके लिए पैसे लेकर आती हूँ। इतने पैसे तो हमारे पास थे नहीं, घर से मैं आपको पैसे ला कर देती हूँ। इस पर ऑटो वाला प्रिया पर बरस पड़ता है। वो बोलता है कि मैडम ये क्या बात हुई, आप कह रही हो घर जाके पैसे ला के दोगी, अगर आप नहीं आई तो मैं आपको कहाँ ढूंढूंगा, मुझे क्या पता आप कहाँ रहते हो। दीपा भी ऑटो से बाहर निकल के खड़ी हुई थी, पर वो बिल्कुल चुपचाप खड़ी हुई थी। दीपा की हालत ये थी मानो उसे सांप सूंघ गया हो। वो इधर उधर भी नहीं देख रही थी, कुछ बोल भी नहीं रही थी। प्रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसको लग रहा था वैसे ही इतनी देर हो गई है, मैं और बहस नहीं कर सकती। वो ऑटो वाले को बोलती है, भैया आप यहीं पे रुको, मैं अपनी सहेली को यहाँ पे छोड़कर जा रही हूँ, अभी मैं आपको 5 मिनट में पैसे ला कर देती हूँ, उसके बाद हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। ऑटो वाला उसको बोलता है ठीक है। प्रिया भागती हुई अपने घर की तरफ जाती है। प्रिया का घर कुएं से हार्डली 2 मिनट के रास्ते पे होगा। वो अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि प्रिया के घर वाले, दीपा के घर वाले, गांव के कुछ एक लोग प्रिया के घर पे सारे बैठे हुए हैं और 2-3 लोग दीपा और प्रिया के घर से इन लोगों को देखने के लिए इटारसी की बस में बैठ के इटारसी भी निकल चुके हैं। प्रिया को देखते ही सब पूछते हैं दीपा कहाँ पर है। प्रिया घबराते हुए अपने घर वालों को बोलती है, दीपा कुएं के पास है, वो ऑटो वाला वहां खड़ा है, उसको 700 रुपए देने हैं, हमारे पास पैसे नहीं थे, आप पैसे दे दो फिर मैं दीपा को लेकर आती हूँ। प्रिया के भाई उठते हैं, वो बोलते हैं कि तुम यहाँ पर बैठो, हम देकर आते हैं उस ऑटो वाले को पैसे। और वो ऑटो वाले के पैसे लेकर दीपा को लेने के लिए निकलते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, हार्डली 2-2.5 मिनट का रास्ता था। इस दौरान प्रिया की घर पे डांट पड़ रही है और वो अपने घर वालों को बता रही है कि उनके साथ क्या हुआ था। प्रिया के भाई जब कुएं तक पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दीपा वहां बेहोश पड़ी हुई है।
और वहाँ कोई ऑटो नहीं है। दीपा को उठा के घर में लाया जाता है और उसका बदन उस दौरान पूरी तरीके से बुखार से तप रहा था। इस बीच में प्रिया, जो भी दीपा और प्रिया के साथ हुआ था, वो सारा इंसिडेंट घर वालों के साथ शेयर कर चुकी थी। घर वाले उस ड्यूरेशन में जो भी कर सकते थे, क्योंकि रात का समय था तो वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकते थे, नजर उतारना वगैरह, और जो भी विधियां आती थी वो उन्होंने की। और उसके बाद दीपा को उसके घर पे ले जाया गया। दीपा सुबह तक बेहोश रही और जब दीपा को सुबह होश आया तो उसकी हालत ऐसी थी कि आसपास के सारे लोग इकट्ठे हो गए। दीपा बुरी तरीके से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, बार बार यही कह रही थी कि वो सब भूत हैं, वो सब भूत हैं, और रोए जा रही थी। यहाँ नेक्स्ट डे प्रिया को भी बुखार आ चुका था, पर दीपा की हालत अति खराब थी। दीपा को बुखार तो था ही, पर उसकी मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो बार बार उठ के भागती, कभी किसी अलमारी के पीछे छुपती, कभी किसी कोने में छुपने की कोशिश करती और यही कहे जा रही थी चिल्ला चिल्ला के वो सब भूत हैं, वो सब भूत हैं। दोनों लड़कियों को गांव के मंदिर में ले जाया जाता है। गांव में झाड़ फूक जैसी चीजें बहुत आम बात है। गांव के लोग इन सारी चीजों पे बहुत भरोसा करते हैं। उनको पूरा विश्वास है कि हाँ, ऐसा कुछ होता है और ऐसी कोई हवा हो सकता है दीपा और प्रिया से टकरा गई हो। दीपा तो ज्यादा कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी, पर प्रिया मंदिर के पंडित जी को बताती है जो जो उनके साथ हुआ। वो एक एक घटना बताती है। वो ये तक बताती है कि जब उन दोनों ने उस औरत को पहली बार देखा था तो उसके पैर उल्टे नहीं थे। वो ये भी बताती है कि वो ये बात इतनी श्योरिटी के साथ इसलिए बोल सकती है कि उसने जो पैर में मोटे कड़े पहने हुए थे उसके बारे में इन दोनों ने डिस्कस भी किया था। अगर उसके पैर उल्टे होते तो वो लोग उसको कभी भी ऑटो में आने के लिए नहीं बोलते। पंडित जी जो भी झाड़ फूक कर सकते थे वो उन्होंने की। दीपा कुछ समय के लिए शांत भी हुई मंदिर में। दोनों लड़कियों को अपने अपने घर ले जाया गया, पर दीपा की स्थिति में कोई सुधार होता नहीं नजर आ रहा था। उसकी स्थिति दिन ब दिन बहुत खराब होती चली जा रही थी। एक हफ्ते के अंदर ही दीपा की हालत कुछ इस तरीके से हो गई थी कि वो बिल्कुल पागल सी होती चली जा रही थी। उसको दोबारा से मंदिर में दिखाया गया, फिर से झाड़ फूक कराई गई, पर पंडित जी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हें भी यही लगा कि शायद इसको कोई मानसिक रोग हो गया है। घर वालों का भी यही सोचना था कि इसको शायद शॉक लग गया है, इसलिए ये इस तरीके से रिएक्ट कर रही है। घर वालों ने इटारसी में दीपा का मेंटल ट्रीटमेंट कराने की भी कोशिश की, पर उसमें भी उसकी स्थिति में कोई सुधार ज्यादा आया नहीं। वो वैसे ही चीखती, कभी भी चीखना चिल्लाना शुरू कर देती, कभी भी कहीं भाग जाती। गांव से उसको पकड़ के लाया जाता, कभी अलमारी के पीछे छुपती, कभी बेड के नीचे छुपती, कभी किसी ऐसी सुनसान सी जगह पे जैसे कोई घर खाली पड़े हो उनमें जाकर छुप जाती। मतलब उसकी हालत काफी खराब होती जा रही थी। अब दीपा पर पूरी तरीके से निगरानी रखनी पड़ती थी। इस बात को करीब 15-20 दिन गुजर गए थे। प्रिया की हालत अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी, तो वो एक दिन दीपा के घर जाती है। उस टाइम वो दीपा से बात करती है कि क्या हुआ था तुझे, तेरे साथ क्या हुआ था। और जो दीपा की हालत है वो ऐसा नहीं है कि वो हर टाइम वैसे रिएक्ट कर रही है, उसे बाउट्स पड़ते थे। वो बीच बीच में किसी भी टाइम पे उठ के वैसे रिएक्ट करना शुरू कर देती थी और ज्यादातर वो नॉर्मली रहती थी। तो जिस टाइम प्रिया उससे मिलने गई थी उस टाइम दीपा बिल्कुल नॉर्मली प्रिया से बात करती है। प्रिया दीपा को पूछती है कि दीपा उस रात क्या हुआ था, वो ऑटो वाला वहां से क्यों चला गया, तेरे साथ क्या हुआ था, तू बेहोश कैसे हो गई। तब दीपा प्रिया से बोलती है वो ऑटो वाला, और उसकी आवाज में जो डर था वो फिर से बोलती है वो ऑटो वाला भी भूत था। प्रिया को लगता है कि इसे सदमा लगा है, इसलिए ये इस तरीके से बात कर रही है। पर दीपा आगे बताती है कि जब तू पैसे लेने घर गई थी तो वो ऑटो वाला मुझसे पूछने लगा कि तुम इतना डर क्यों रही हो, क्या हुआ है तुम्हें। तो मैंने उस ऑटो वाले को बोला, भैया क्या तुमने उस औरत के पैर देखे। ऑटो वाले ने बोला क्या हुआ था उसके पैरों को, कैसे थे उसके पैर। दीपा उससे कुछ बोलती उससे पहले ही ऑटो वाले ने अपने पैर आगे किए और दीपा को इशारा किया, क्या ऐसे पैर थे उसके, और वो जोर जोर से हंसने लगा। उसके बाद क्या हुआ दीपा को कुछ पता नहीं था। ये सुन के प्रिया के पैरों तले जमीन निकल गई। प्रिया को बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि क्यों वो ऑटो वाला गांव की चौक पे रुका। उसने उस औरत से पैसे तक नहीं मांगे और प्रिया ने उसको अपने घर का रास्ता भी नहीं बताया था, तब भी वो कुएं तक कैसे उन लोगों को ले आया, उसे कैसे पता था कि इन लोगों का घर यहाँ है। प्रिया का दिमाग पूरी तरीके से घूम गया। तभी दीपा रुआसी आवाज में प्रिया को बोलती है वो तीनों रोज आते हैं, वो रोज मुझे लेने आते हैं। उस औरत का बायां गाल पूरी तरीके से कुचला हुआ है, उसके सर से लहू बहता है, उसके बच्चे का भी पूरा मुंह कुचला हुआ है। ये तीनों मुझसे कहते हैं चलो हमारे साथ, हम तुम्हें लेने आए हैं, चलो हमारे साथ, और फिर हंसना शुरू कर देते हैं। प्रिया तू संभल के रहना, वो मेरे बाद तुझे भी ले जाएंगे। जो दीपा सिसक सिसक के ये बातें प्रिया से कह रही थी, अचानक उसके चेहरे के भाव बदलना शुरू हो जाते हैं और वो हंसना शुरू कर देती है। उसकी आवाज में एक भारीपन आता है
और वो प्रिया को बोलती है, हम तुझे भी ले जाएंगे। प्रिया ये देख के बहुत बुरी तरीके से घबरा जाती है और वहां से भागकर अपने घर की तरफ चली जाती है। दीपा की हालत में कोई सुधार नहीं होता और ऐसे ही एक दिन उसके घर वालों की नजर चूकती है और दीपा गायब हो जाती है। बहुत ढूंढने पर भी 2 दिन तक दीपा किसी को नहीं मिलती। 2 दिन बाद गांव की कुछ महिलाएं सुबह शौच करने के लिए खेतों में गईं। वापस आते वक्त उन्हें खेतों की मेड़ पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई मिली। वो इस हालत में थी कि जैसे उस डेड बॉडी को किसी ने नोच नोच कर खाया हो। उसके कपड़ों से साफ पता चल रहा था कि वो किसी लड़की की डेड बॉडी है, पर उसका चेहरा पूरी तरीके से नुचा हुआ था। आंखों को किसी ने खा लिया था, जैसे किसी जानवर ने उसको बुरी तरीके से खाया है और उसके ऊपर मैगेट्स चल रहे हैं, चींटियां चल रही हैं। उस डेड बॉडी की हालत इतनी खराब थी कि उन औरतों की वहां पर चीख निकल जाती है। अभी इसी रास्ते से वो महिलाएं गई थी, उन्हें वहां पर ऐसा कुछ नहीं दिखा था, पर उन्हें लगा कि शायद अंधेरा था हल्का सा, क्योंकि गांव में कई लोग शौच करने के लिए हल्के से अंधेरे उजाले के बीच में भी चले जाते हैं। तो वो उसी टाइम पे गई थी, तो उन्हें लगा कि शायद उनकी नजर नहीं पड़ी हो, लेकिन आते वक्त तक उजाला हो गया था और उस डेड बॉडी को देख के उनकी हालत खराब हो जाती है। पूरे गांव में शोर मच जाता है, गांव के सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। कुछ लोग टेंशन में इकट्ठे होते हैं, कुछ लोग जेन्युइनली इकट्ठे होते हैं। दीपा के घर वाले भी आते हैं, जाहिर सी बात है उनकी बेटी गायब थी तो उन्हें तो देखना ही था, और कुछ तमाशा देखने के लिए इकट्ठे होते हैं। और प्रिया और उसकी फैमिली भी वहां पहुंचती है। क्या ये डेड बॉडी दीपा की थी? क्या दीपा अपने घर वालों को वापस मिल पाएगी? क्या उन प्रेतों के कहर का सामना प्रिया को भी करना होगा? ये सब मैं आपको जरूर बताऊंगी, पर कहानी के दूसरे भाग में। बहुत ही जल्द मैं आपके लिए कहानी का दूसरा भाग लेकर आऊंगी। आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। यदि आप भी अपनी स्टोरीज मेरे साथ शेयर करना चाहें, आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से नरेट करूँ उन्हें, तो आप भी अपनी स्टोरीज मेरे साथ शेयर कर सकते हैं m.rstories@gmail.com पर। मैंने ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाल दिया हुआ है, यहाँ पर भी आपके सामने है। तो बहुत जल्दी मिलते हैं कहानी के दूसरे भाग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। नमस्कार।